स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का हीट एंड टेम्परेचर का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हीट के ट्रांसफर के कितने मेथड होते हैं वो हमने डिस्कशन कर लिया था। तो हमने वहां पर 3 मेथड जो है पढ़े थे। पहला था हमारा कंडक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पर क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं और अपने साइड वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं और इसी तरीके से उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर जो है हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्शन के बाद दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ हीट के पास आते हैं, वहां से एनर्जी लेते हैं और अपने प्लेस को क्या करते हैं, चेंज करके ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नीचे आते हैं, वो हीट को लेते हैं और ऊपर जाते हैं। इस तरीके से प्रोसेस जो है चलता है। तीसरा हमने पढ़ा था जहां पर हम लोग किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। और रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सन से जो आने वाली जो लाइट रे है वो किसके थ्रू आती हैं, उसी रेडिएशन के थ्रू जो है आती हैं। ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं जहां पर हमको हीट का क्या होता है, इफेक्ट जो है हमको दिखता है। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो हमें क्या करना है, एक बर्तन में पानी लेना है, ठीक है, पानी को गर्म करना है, गर्म पानी हमको पीना है। तो पहले जब हम लोग पानी को गर्म करने के लिए जो है बर्तन में लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम रहता है, उसको हम लोग आराम से टच कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर तक अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसको जब हम लोग छुएंगे तो हमें क्या लगेगा, हमारी स्किन जो है वहां पर जल सकती है। तो ऐसा क्या हो गया, गर्म करने से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हीट मिलता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट सप्लाई कर दोगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट सप्लाई करोगे, मतलब हीट को बढ़ा दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस सब्सटेंस का या उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हीट और टेम्परेचर में कैसा रिश्ता होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता होता है कि जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्ट को हीट दोगे उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, हीट जो है कंटेन होगा। उसी तरीके से दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब आप हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से आप हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है डाउनफॉल हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर एक नॉर्मल वाटर है, अगर उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिज क्या करेगा, उस वाटर में जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, हीट को बढ़ाने से तो एमिट हो रहा था, यहाँ पर क्या करेगा, हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, तो हीट को जब फ्रिज निकाल देगा मतलब उस वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से आप ध्यान में रखिएगा इफेक्ट ऑफ हीट में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट सप्लाई किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। मींस हीट और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता जो है होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगला है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें एक बात तो ये समझ में आ गया कि हीट और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है। जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना हीट कम उतना कम उसका टेम्परेचर जो है रहेगा। मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, 1 ग्राम जो है क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोडियम नहीं, मान लेते हैं हमारे पास 1 ग्राम मैग्नीशियम है, ठीक है, और 1 ग्राम एल्यूमिनियम है और 1 ग्राम जो है क्या है, कॉपर है। तीनों का मास क्या है, सेम है, 1-1 ग्राम है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे तीनों के टेम्परेचर को क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है क्या करना है, बढ़ाना है। या मान लीजिए कि मैं सबके टेम्परेचर को जो है 10 डिग्री जो है क्या करना चाहता हूं, इंक्रीज करना चाहता हूं। मतलब मैग्नीशियम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री उसको इंक्रीज करना चाहता हूं। उसी तरीके से जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो भी नेचुरल टेम्परेचर है उसको मैं 10 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं। कॉपर का जो भी टेम्परेचर है उसको मैं 10 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सभी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 10-10 डिग्री बढ़ाने के लिए
क्या मुझे एक ही अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी क्या? आंसर है नहीं, मुझे अलग अलग अमाउंट की हीट की जो है जरूरत जो है पड़ेगी। जैसे मैं ये देखता हूं कि जब मैं इसको 50 कैलोरी जो है हीट देता हूं तो इसका टेम्परेचर जो है 3 डिग्री बढ़ता है। ठीक है, इसको 50 कैलोरी हीट देने से मैं देखता हूं कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है। इसको 50 कैलोरी हीट देने से मैं देखता हूं कि ये 2 ही डिग्री बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि हर सब्सटेंस में टेम्परेचर को अगर आपको बढ़ाना है इक्वल अमाउंट में, जैसे यहां पर 10 डिग्री हम लोग बढ़ाना चाहते थे, तो सब में हम लोग चेंजेस क्या करना चाहते हैं? बराबर चेंजेस करना चाहते हैं। लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट है क्या वो सब जगह सेम है क्या? नहीं। इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी। एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने के लिए फिर हमें और ज्यादा अमाउंट या कम अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत जो है पड़ती है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आता है कि जो हीट का जो ट्रांसफर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो अलग अलग जो है हो सकता है। तो अब हम लोग इस टॉपिक में वही चीज देखने वाले हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो कौन कौन सी बातों पर जो है क्या होता है, डिपेंड करता है। सो अगला टॉपिक है हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? Q से। सो Q क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट है जो कि कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, या तो एब्सॉर्ब करेगा या तो क्या करेगा, वो एमिट करेगा। तो पहला जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई वो ये है कि मास कितना है। ठीक है, सो हीट इज डिपेंड ऑन मास। इसका मतलब क्या होगा कि जो Q है और जो मास है उन दोनों में कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता जो है होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा मास होगा आपको उतना ही ज्यादा क्या देना पड़ेगा? आपको हीट जो है देना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 किलो है तो 1 किलो को आपको कम हीट देना पड़ेगा, और एक मान लो आपके पास सब्सटेंस है जिसका मास है 5 केजी, तो 5 केजी वाले को आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट सप्लाई जो है करना पड़ेगा। तो पहला जो हीट होता है वो डिपेंड करता है किस पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? मास पर। दूसरा, कितना हीट हमें सप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि हम टेम्परेचर को कितना बढ़ाना चाहते हैं। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेज इन टेम्परेचर। मतलब आप किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को कितना बढ़ाना चाहते हो। अगर आप कम अमाउंट में टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हो मतलब आपको कम हीट देना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेज इन टेम्परेचर। तो रेज इन टेम्परेचर को हम लोग सपोज अज्यूम कर लेते हैं डेल्टा टी। तो यहां से Q का रिलेशन क्या मिलेगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमें क्या बता रहा है कि हम टेम्परेचर में कितना ज्यादा चेंज करना चाहते हैं। तो ये दो रिश्ते हैं जो कि हीट क्या करता है, फॉलो करता है। पहला, जितना ज्यादा मास उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जितना आप टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाओगे उतना आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों हीट के ही प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या मिल जाएगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल को आगे पढ़ोगे आप क्लास 11 क्लास 12 में। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल को क्या करते हैं, इक्वल साइन में चेंज करते हैं, तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहां पर जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो है हमारा S। सो S Q इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा टी। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमको किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो हमें मालूम है कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके टेम्परेचर को, हीट को सप्लाई करके। तो जो हीट होता है वो कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहला बात पर डिपेंड करता है वो क्या है कि उस सब्सटेंस का मास कितना है। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा आपको हीट सप्लाई करना जो है पड़ेगा। दूसरा, यह बात पर डिपेंड करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस बस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जितना हीट उतना ज्यादा मास, या जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट।
जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज करना चाहोगे उतना ज्यादा हीट आपको देना पड़ेगा। ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T आया। अब ये जो प्रोपोर्शनल जो है उसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट हमारा क्या है, S, ठीक है। और इस S को हम लोग क्या बोलते हैं, S को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट यूज कर सकते हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आप ये वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एस के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं कि ये जो एस है इसका यूनिट क्या होगा और ये क्या डिपेंड करता है, मतलब किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो वैसे तो एस जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो अगर Q इज इक्वल टू ये जो एस एम डेल्टा टी है, अगर मैं यहां से एस की वैल्यू निकालूंगा तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये मास इधर आके डिवाइड करेगा और ये टेम्परेचर भी यहां आके डिवाइड करेगा, तो एस इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, Q अपॉन में m डेल्टा T, ठीक। अब यहां से मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बनाना है। सो सपोज इफ m इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब मान लेते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ले रहे हैं वो हमारा 1 यूनिट है और उसके टेम्परेचर में जो है हम लोग क्या चेंज करना चाहते हैं, 1 यूनिट टेम्परेचर या 1 डिग्री जो है क्या करना चाहते हैं, हम लोग उसके टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं m इज इक्वल टू 1 और डेल्टा t इज इक्वल टू 1 रख दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो Q अपॉन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू S, इट मींस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट ही होता है, लेकिन किसके लिए होता है। सो देखो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 unit substance by 1 degree Celsius। मतलब आपको आसान भाषा में समझाता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है जिसका जो मास है मान लेते हैं वो 1 ग्राम है, ठीक है, और हमें उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितना हीट देना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट जो है कहलाएगा, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम हो सकता है क्या, आंसर है नहीं। हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, अलग होगा। तो 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितना हीट देना पड़ेगा वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है कहलाएगा। आई होप आपको मेरा बात समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 सब्सटेंस है, अगेन हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास जो है कॉपर है और हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है। तो तीनों का जो मास है वो 1 ग्राम, 1 ग्राम और 1 ग्राम है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तीनों के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या मुझे तीनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा क्या, आंसर है नहीं। हो सकता है कि इसको कम देना पड़े, इसको ज्यादा देना पड़े, इसको और ज्यादा देना पड़े। तो हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो अलग अलग जो है होता है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है और वो कितना होता है, 1 ग्राम टेम्परेचर को हमें क्या करना है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें जितना भी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या 1 यूनिट, 1 ग्राम और 1 यूनिट substance by 1 degree Celsius, it is denoted by capital S,
ठीक है। सो देखो स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद है हमारा हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 यूनिट या 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए होता है, जबकि हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of entire substance by 1 डिग्री सेल्सियस। देखो दोनों 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए ही यूज हो रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले में क्या फर्क है, 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हैं तो उसके लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है वो आपके स्पेसिफिक हीट कहलाता है, जबकि हीट कैपेसिटी क्या होता है, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितना आपको हीट की जरूरत पड़ेगी वो आपका हीट कैपेसिटी जो है कहलाता है। तो पहले में स्पेसिफिक, जब किसी भी नाम के आगे स्पेसिफिक लग जाता है मतलब आप समझ लेना कि 1 ग्राम की बात की जा रही है, जबकि स्पेसिफिक नाम हट गया है और अगर हीट कैपेसिटी लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरे सब्सटेंस के मास को हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमें बढ़ाना है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, देखो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये 1 ग्राम का बता रहा है। अगर मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि 20 ग्राम का है, ठीक है, और 1 ग्राम का हमें मालूम है कि 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 3 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, तो 20 ग्राम के लिए कितना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का मालूम है, जितना मास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू कैपिटल S, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेल्सियस। ठीक है, यूनिट इसका ध्यान रखना है, कितना होता है, जूल पर सेल्सियस जो है होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लो आप नहाने के लिए बैठे हो, ठीक है, बाथरूम जा रहे हो नहाने के लिए, आपने क्या किया, बाथरूम में 2 बाल्टी पानी लेकर आप गए। ठीक है, एक बाल्टी है जिसमें गर्म पानी है और उसका टेम्परेचर सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा जो हमारे पास पानी है वो ठंडा पानी है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपने क्या किया, गर्म वाले पानी से जो है 1 लीटर आपने पानी निकाला और ठंडा वाले से भी आपने क्या किया, 1 लीटर जो है पानी निकाला और इसको तीसरे बाल्टी में आपने डाल दिया। ठीक है, 1 लीटर गर्म पानी, 1 लीटर ठंडा पानी। ठीक, अब आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ भाई, ये जो पहला था और दूसरा था और तीसरा था, तो पहले और दूसरे में से 1-1 लीटर जो आपने पानी निकालकर तीसरे में डाला उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, सो सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट द मास ऑफ हॉट वाटर बी m1 एंड टेम्परेचर T1। जो गर्म वाला जो बाल्टी है उसमें जो पानी है उसका मास सपोज कर लेते हैं m1 है और उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। उसी तरीके से मास ऑफ द कोल्ड वाटर ये मान लेते हैं कि m2 है और उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा T2 है। ठीक है, मतलब यहां से हमने क्या किया, m1 मास लिया इसमें डाल दिया, यहां से m2 मास लिया यहां डाल दिया, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T2 है, एंड the temperature of the
मिक्सचर बी टी। और जो मिक्सचर है ना, यहां से हमने कितना मास लिया, m1 मास, कितना टेम्परेचर T1, यहां से m2 मास, कितना टेम्परेचर T2, और यहां पर जो हमारा जो टेम्परेचर आया होगा उसका नाम रख लेते हैं हम लोग, कितना है, उसका नाम है T। ठीक है, क्योंकि एक गर्म पानी आया है और एक ठंडा पानी आया है, तो उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर जो है हमारा कितना है, सपोज कर लेते हैं कि वो कितना है, हमारा T है, और दोनों ही पानी है, तो पानी का दोनों का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, सेम होगा, पानी तो एक ही जगह का है ना, तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट जो होगा पहले वाले का S1, दूसरे वाले का S2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पानी ही है, तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर पानी और पेट्रोल होता या पानी या दूध होता तो वहां पर स्पेसिफिक हीट दोनों के लिए क्या हो जाता, अलग अलग जो है हो जाता। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं हीट, द हीट गिवन आउट बाय हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हीट गिवन आउट बाय हॉट बॉडी। तो हॉट बॉडी जो है कितना हीट देगा, तो याद करो Q का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू था ms डेल्टा T। तो मास कितना लिया हमने हॉट वाले से, m1, स्पेसिफिक हीट हमारा कितना है, S1 S2 दोनों बराबर है किसके, S के, और टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, सिंस ये क्या करेगा, टेम्परेचर देगा, तो ज्यादा से क्या होगा, कम होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर हमारा क्या था, T1, बाद में जब T हुआ तो क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 80 डिग्री है जिसका टेम्परेचर T1 है, जब ठंडे वाले से मिलेगा तो इसका टेम्परेचर 80 से कम होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। उसी तरीके से हीट एब्सॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी और कोल्ड वाटर, ये भी क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। तो ठंडे वाले से कितना पानी ली हो, m2, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है, S, अब उसका टेम्परेचर बताओ 20 है, जब गर्म पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, तो आंसर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा T माइनस T1, क्योंकि ज्यादा बड़ा टेम्परेचर T2 में कौन है, T2 और T में कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो बड़ा टेम्परेचर किसका है, T का है, जबकि T1 और T में बड़ा कौन है, T है। मतलब मेरा बोलने का मकसद ये है, इन दोनों के टेम्परेचर का आप तुलना करोगे तो T1 बड़ा है किससे, T से, इन दोनों की तुलना करोगे तो T बड़ा है किससे, T2 से। ठीक है, अब आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या होगा कि जितना हीट जो है हॉट बॉडी ने दिया उतना ही हीट जो है क्या करेगा, कोल्ड बॉडी जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कहीं भी लॉस जो है नहीं होगा, ये हम लोग मान के चलते हैं। सो लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से क्या होगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट रिसीव्ड बाय कोल्ड बॉडी। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1s T1 माइनस T इज इक्वल टू m2s T माइनस T2। S और S दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको इनटू करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें तो T का वैल्यू चाहिए ना, कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो इसको अंदर इनटू करेंगे तो हो जाएगा m1 T1 माइनस m1 T इज इक्वल टू m2 T माइनस m2 T2। अब क्या करते हैं हम लोग, T1 T2 वाले टेम्परेचर को एक साइड कर लेते हैं, तो मैं उधर से इसको खिसका के ले आऊंगा तो हो जाएगा m1 T1 और ये वाला माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस m2 T2 ये हो जाएगा, और यहां से मैं क्या करता हूं m2 T ये माइनस को इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस m1 T हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, छोटा सा मैथमेटिक्स का हम लोग क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, देखो इसके आगे होगा, दोनों से क्या चीज कॉमन दिख रहा है, T कॉमन दिख रहा है, मतलब m1 T1 प्लस m2 T2 इज इक्वल टू T कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, m1 प्लस m2। अब सिंस मुझे T की वैल्यू चाहिए तो T क्या होगा, ये जो इंटू कर रहे हैं इधर आके इनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये है आपका इक्विवेलेंट या मिक्सचर वाले का टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला।
तो इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आपके पास जो हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर आपको पता है, दोनों का मास आपको पता है, दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सर वाला जो सब्सटेंस होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा आप निकाल सकते हो। तो हमारे वाले एग्जांपल में जो हमने हॉट बॉडी से जो पानी लिया था वो 1 ग्राम था या 1 लीटर था, तो मास दिया है तो हम लोग उसको 1 ग्राम समझते हैं और उसका टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री। दूसरे बॉडी से जो हमने लिया था वो भी 1 ग्राम था और उसका टेम्परेचर कितना था 20। तो यहां से क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब पहले वाले से 1 ग्राम दूसरे वाले से 1 ग्राम, ये हो जाएगा 80 1 से 80 20 1 से 20 अपॉन में 2, तो 80 प्लस ये हो जाएगा 100 अपॉन में 2 मतलब 50। तो आप इसको ऐसा मत सोचिए कि सर इसको इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत था, हमको पहले से ही पता था कि हमारा पहले वाले का कितना था 80 था, दूसरे वाले का कितना था 20 था, दोनों को जोड़ते मैथमेटिक्स में एवरेज का फॉर्मूला लगाते, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो भी तो वही आता ना। तो आंसर है नहीं, यहां पर हमने m1 और m2 दोनों को एक एक लिया है, इसीलिए यहां पर जो है ये आंसर आपको 80 प्लस 20 अपॉन में 2 दिख रहा है। अगर मान लो आप गर्म पानी से यहां पर मैं चेंज कर देता हूं कि सपोज हम लोग गर्म वाले से जो पानी लेते वो है 5 ग्राम और ठंडे वाले से जो पानी लेते वो 2 ग्राम, तब उस केस में क्या 50 आंसर आएगा? नहीं, उस केस में आंसर कुछ और आएगा। कैसे आएगा देखो, m1 के जगह रखोगे 5 और t1 के जगह कितना रखोगे 80, प्लस दूसरे में m2 के जगह कितना रखोगे 2 और उसका कितना रखोगे 20 अपॉन में देखो 5 प्लस 2, तो इस केस में 50 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके तो भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिंस m1 और m2 का वैल्यू 1 1 था, इसीलिए आपको वो आंसर दिख रहा है कि 80 प्लस 20 अपॉन में 2 वाला आंसर आया होगा करके, लेकिन जब m1 और m2 का मास बदल जाएगा तो वो भी बदल जाएगा। तो ये डेरिवेशन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक बार और आपको समझा देता हूं, हम लोग क्या किए, एक बाल्टी में गर्म पानी लिए और दूसरे बाल्टी में ठंडा पानी लिए। गर्म वाले पानी और ठंडे वाले पानी को हमने आपस में मिलाया। अब हम जानना चाहते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि गर्म वाले पानी का मास है m1, उसका टेम्परेचर है t1, ठंडे वाले का मास है m2, उसका टेम्परेचर है t2। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है हमारा t। अब दोनों पानी ही है तो दोनों का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, सेम हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि जो गर्म बॉडी वो क्या करेगा, हीट देगा, तो कितना देगा m1s t1 माइनस t। ठंडा एब्जॉर्ब करेगा, कितना करेगा m2s t माइनस t2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, जितना हीट देगा उतना वो एब्जॉर्ब करेगा। दोनों को कंपेयर की थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा, वो फॉर्मूला हमको मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।